हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता। और कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो इन टुडेज वीडियो आई वांट टू टेल यू माय cabin crew interview experience with Indigo Airlines. This interview was on 3rd of May in Jaipur. मैं आपको बताऊंगी मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, सिलेक्शन, रिजेक्शन और मैंने क्या क्या सीखा, मुझे क्या क्या सीखने को मिला। एवरीथिंग आई टेल यू इन दिस वीडियो। एंड इफ दिस वीडियो विल बी फाइंड हेल्पफुल टू यू देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये वाला इंटरव्यू मेरा सेकेंड इंटरव्यू था। ओके। एंड मेरा तो जो एक्सपीरियंस इसमें रहा बहुत अच्छा रहा। और जो पिछला वाला इंटरव्यू दिया था मैंने साकेत डेली में, उससे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, कैसा क्या रहा। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सुबह 4 बजे की ट्रेन थी, जयपुर जाना था आराम से। 4 बजे स्टेशन पर पहुंच गई थी, फिक्स ट्रेन आ गई थी। जल्दी से पहुंचे, 3 बजे उठी, रेडी हुई। क्योंकि अब की बार ना मैंने कुछ भी दिमाग पर ऐसे प्रेशर नहीं लिया कि भाई इंटरव्यू है, जाना है। नहीं, क्योंकि देखो अगर मेरी मानो ना, तो अगर आप जितना सोचोगे कि इंटरव्यू है, जितना आप टेंशन लोगे, जितना आप दिमाग पर प्रेशर लोगे इस चीज़ का, तो ये चीज़ आपके लिए उतनी ही डिफ़िकल्ट होती जाएगी। तो अगर मेरी मानो तो बिल्कुल भी प्रेशर मत लो, आराम से जाओ इंटरव्यू देने। अगर मान लीजिए आज आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने इंटरव्यू की और कल आपका इंटरव्यू है, तो आराम से जाओ, दिमाग पर कोई प्रेशर मत लो इस चीज़ का कि इंटरव्यू है। माइंड को एकदम से रिलैक्स, एकदम से फ्री करके जाओ कि हाँ भाई इंटरव्यू है, कल जाके इंटरव्यू देना है, बस। मैंने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि 4 बजे की तो ट्रेन थी। 3 बजे मैं उठी, फटाफट से रेडी हुई, फिर स्टेशन पर भी पहुंची, फिर जाकर आराम से अपनी सीट पर बैठी। आपको पता है मुझे सुबह सुबह भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। मतलब माइंड रिलैक्स हो जाता है यार, जब सोकर उठते हैं तो भजन सुनते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं ट्रेन में बैठी बैठी सुबह आई थिंक 5 बज रहे थे, समथिंग 5 के समथिंग थे, टाइमिंग इतना था। तो मैं भजन सुन रही थी कान में अपने ईयरबड्स लगा के, आराम से आंखें बंद करके। और भजन था श्याम जी का। ठीक है, आई बिलीव इन श्याम जी, कृष्ण जी। सो पता है क्या स्पेशल चीज़ हुई मेरे साथ कि 5 बजे के समथिंग ऐसा कुछ टाइमिंग था। एक लेडीज़ आई और एक उनके हस्बैंड थे शायद उनके साथ। ओके, और 2 बच्चे थे। तो वो हमारे ही पास आकर बैठ गए। और पता है उन लेडीज़ के पास एक लड्डू गोपाल जी भी थे, और जो उनके हस्बैंड थे और बच्चे थे उनके पास श्याम जी की एक ध्वजा थी। तो मैं, मतलब जब मेरी आँखें खुली, मैंने देखा, तो इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला कि घर पर मैं अपने श्याम बाबा थे, अपने लड्डू गोपाल जी थे। उनको मैंने कहा था कि आप मेरे साथ चलिए जयपुर, मेरा इंटरव्यू है, मेरे साथ चलिए। तो जब मैंने 5 बजे आँख खुली, मैंने उनको देखा, जो लड्डू गोपाल जी थे, जो श्याम बाबा थे, और स्पेशल चीज़ कि मैं भजन सुन रही थी और आँखें खुलते ही वो मेरे सामने थे। मुझे एक बार तो इतना रोना आ गया था, मैं रोने लगी थी सच में, मैं रोने लगी थी उस टाइम पे। पर बाद में मतलब मैं खुश भी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि देखो यार, ये मेरे साथ ही आ गए। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती उस चीज़ को, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैंने कैसा फ़ील किया उस टाइम पे। मैंने, आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स, नो वर्ड्स फॉर दैट। ट्रेन हमारी रिंगस होके गई थी, रिंगस टू खाटू। ओके, तो मुझे लगा कि ये जो लेडीज़ हैं और जो वो हैं, तो वो रिंगस उतरेंगे, लेकिन नहीं, पता है वो जयपुर तक उतरे। जब हम जयपुर जंक्शन पर उतरे थे तो वो हमारे साथ ही उतरे थे वहाँ पर। तब मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई कि देखो पूरे जयपुर तक आ गए श्याम बाबा चल के मेरे साथ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जब डे की स्टार्टिंग इतनी अच्छी हुई थी, तो पूरा दिन कैसे खराब जा सकता था मेरा। ये तो अब आप ही इमेजिनेशन कर सकते हो कि मेरा दिन कैसा गया, कैसा इंटरव्यू रहा, कैसा क्या रहा, एवरीथिंग। हम 8 बजे जयपुर पहुँच गए थे। ओके, फिर वहाँ पर उतर के हम सीधा ऑटो पकड़ा। ऑटो से फिर सीधे ही अपने वेन्यू पर गए। तो 8:30 के समथिंग हम पहुँच गए थे अपने वेन्यू पर। ओके, होटल ग्रैंड यूनियारा में हमारा था इंटरव्यू। वहाँ पर ऑलरेडी लड़कियाँ आ चुकी थी, बट मैं ऐसे ही गई थी, तो मैं रेडी नहीं हुई थी, मैं वहीं पर जाकर रेडी हुई थी। मैं अपने दादाजी के साथ गई थी इस बार जयपुर इंटरव्यू देने। और जितने भी पेरेंट्स थे, जितने भी गार्जियंस आ रहे थे गर्ल्स के साथ, तो उनको वो होटल में नहीं बैठने दे रहे थे। वो होटल के बाहर एक बैठने का है एरिया, तो वहाँ पर वेटिंग करने के लिए कह रहे थे, जो जितने भी पेरेंट्स उनके साथ थे। क्योंकि होटल में तो ऑलरेडी इतनी गर्ल्स थी, और वापस ऊपर से पेरेंट्स आ जाते तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती, इसलिए उनको बाहर वेट करने के लिए बोला था। एंड अच्छी थी वहाँ पर, अवेलेबिलिटी भी अच्छी थी कि वहाँ पर सारे आराम से बैठ सकते थे, सारी फैसिलिटीज़ थी, कोई मतलब इशू नहीं था वैसे। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो भी गर्ल्स इंटरव्यू देने आती हैं और ट्रैवल करके आती हैं दूर से, और उनका ये इशू रहता है कि कहाँ रेडी हों, कहाँ इंटरव्यू के लिए मतलब रेडी हों, तो वो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। आप जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप उसी वेन्यू पर
वॉशरूम में आराम से रेडी हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पर और भी लड़कियाँ रेडी होती हैं, तो वो कोई इश्यू नहीं है कि आप इस बात की तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि कहाँ रेडी होना है, कहाँ नहीं होना। जिस होटल में आपका इंटरव्यू है, जिस वेन्यू में आपका इंटरव्यू है, आप वहीं पर जाकर रेडी हो सकते हो, क्योंकि इतना टाइमिंग होता है, ठीक है? इतना अगर मान लो, अगर मेरा टाइमिंग था 10:30 बजे का, ओके? इंटरव्यू का, बट एचआर पहले ही आ गई थी, तो उन्होंने 10:50 के अराउंड इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया था, ओके? एंड तब भी मतलब लड़कियाँ आ रही थी, बहुत सी लड़कियाँ आ रही थी, उसके बाद भी बहुत लड़कियाँ आ रही थी। जब इंटरव्यू स्टार्ट हो चुकी थी ना, तब भी गर्ल्स आ रही थी। तो आपका मतलब ज़रूरी नहीं है कि फ़िक्स टाइम है तो आप उसी फ़िक्स टाइम पर आओ। अगर आपको मतलब मान लो बाय चांस अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, तो भी आप आ सकते हो आराम से, इस बात का भी कोई इश्यू नहीं है, ओके? इंटरव्यू से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आज आपको कंफर्म कर देती हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि हम जब इंटरव्यू देने जाएँ तो हम ऑनलाइन अप्लाई करें या नहीं करें? तो अगर आपने पहले से ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, वो चल जाएगा। बट अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो एचआर आपको वहाँ पर बोल देंगी कि अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है अप्लाई, तो आप अभी अप्लाई करो, ओके? क्योंकि मैंने ना पिछली बार अप्लाई किया था, इस बार मैंने अप्लाई नहीं किया था। मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए अप्लाई किया था, इस बार के लिए नहीं किया था, ओके? तो जो एचआर थी, उन्होंने सभी को कहा था कि जिन-जिन गर्ल्स ने नहीं किया अप्लाई, वो अभी अप्लाई कर दो, बाद में आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, ओके? तो जिन-जिन गर्ल्स ने नहीं किया था, उन गर्ल्स ने वो अप्लाई कर दिया था और मेल आ गया था, क्योंकि एचआर ने क्लियरली कहा था कि वो मेल देखेंगे, ओके? बट वो फर्स्ट राउंड तक नहीं होता है, वो जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होते हैं, तब वो आपका मेल देखते हैं, उससे पहले वो आपका मेल भी नहीं देखने वाले। तो आप आराम से वो मेल भी कर सकते हो, ओके? आप आराम से अपना वो कर सकते हो सबमिट, कोई इश्यू नहीं है उस बात का भी। देखो, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका रेज़्यूमे, आपका सीवी। तो उसको साथ में लेके जाओ, और मेरी मानो तो 2 लेके जाओ, मतलब 2 प्रिंट आउट लेके जाओ। अगर मान लो एक बाय चांस आपका कहीं खो भी जाता है, कहीं गुम हो जाता है, तो वो दूसरा वाला काम आ जाएगा, ठीक है? तो 2 अपने साथ कैरी करके लेके जाओ, ओके? और उसको अच्छे से रीड करके जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं एचआर आपके सीवी से ही पूछते हैं। आपके सीवी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएँगे किसी भी इंटरव्यू में। तो अच्छे से उसको एक बार रीड करो, और जब आप वेन्यू पर जाते हो, आपके पास टाइमिंग बचता है, तो आप प्रैक्टिस करो बोलने का, कि हमें इस क्वेश्चन को एचआर के सामने कैसे प्रेज़ेंट करना है और किस वे में प्रेज़ेंट करना है, ओके? सारी प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, तभी आपका क्लियर हो सकेगा। देखो, जो मेरा पिछला जो इंटरव्यू था साकेत दिल्ली वाला और ये जो जयपुर वाला था, इसमें मैं आपको डिफ़रेंस बताती हूँ कि कैसा क्या डिफ़रेंस था और मैंने क्या-क्या सीखा, क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, ओके? तो जो पिछला वाला इंटरव्यू था ना, उसमें वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था उसके बारे में, कैसे क्या बोलना है, कैसे क्या करना है और कैसे क्या होगा, ओके? मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। बट मैं, हाँ, तब मैं गई थी ना, तो मैंने इतनी ज़्यादा लड़कियों से बातें भी नहीं की थी, इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बनाई थी, जाके चुपचाप बैठ गई थी। तो वो अच्छा नहीं होता, ठीक है? आप अगर किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर फ्रेंड्स बनाओ, लोगों से बातें करो, जितनी भी गर्ल्स आ रही हैं, जो भी आ रहे हैं, उनसे बातें करो, कम्युनिकेट करो। इससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो इम्प्रूव होंगी, और मतलब आप कॉन्फिडेंट भी बनोगे। ठीक है, मैंने पिछली बार ये गलती की थी, मैंने ऐसा नहीं किया था, बट इस बार मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि अब की बार जाऊँगी, फ्रेंड्स बनाऊँगी, बहुत सारा कम्युनिकेशन करूँगी, मतलब अच्छे से बात करूँगी सबसे। और अगर देखो, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप कभी भी मतलब ऐसे तो आप किसी को नहीं जानते, हर किसी को वहाँ पर नहीं जानते, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे, जब उनसे बोलोगे, तभी तो आप उनको जान पाओगे। मतलब आपने ये सोच लिया कि मतलब हम खड़े हैं, आप खड़े हो, सामने एक पर्सन और खड़ा है, ठीक है? अब आप जब तक उनसे नहीं बोल रहे, तब तक वो भी नहीं बोल रहे हो, और आपका माइंडसेट क्या होता है कि मतलब सामने वाला जब हमसे बोलेगा तभी हम बोलेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ लोगों का यही माइंडसेट होता है कि मतलब सामने वाला पर्सन अगर कुछ बोले, तो हम बोलें उनसे, तो हम मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर सामने वाले अगर आपसे नहीं बोल रहे, तो आप स्टार्ट कर दो बोलना, कोई इश्यू नहीं है इस बात में। इस बार मैं गई थी, तो जैसे ही मैं मतलब रेडी होने के लिए अंदर गई थी, तो वहाँ पर ऑलरेडी लड़कियाँ थी, वो भी रेडी हो रही थी। तो मैंने जाकर स्टार्टिंग की बात करने की। मैंने उनसे पूछा, उनका इंट्रोडक्शन लिया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन उनको बताया, ठीक है? कि और ऐसे-ऐसे करके मतलब फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। जब आप ऐसे बात करना स्टार्ट करते हो ना, तो उनको भी मतलब इंटरेस्ट आता है कि हाँ भाई, सामने वाली लड़की हमसे बात कर रही है, तो हम भी बात करते हैं। वो भी अपने बारे में कुछ बताएँगे, आप भी अपने बारे में कुछ बताओगे, तो ऐसे मतलब आपका एक बनेगा। सामने वाले नहीं बोल रहे हैं, तो आप स्टार्ट कर दो बोलना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? फ्रेंड्स ही बनेंगे, और कुछ ज़्यादा नहीं होगा प्रॉब्लम, और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है या फिर आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो वो सामने वाले आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है?
बोलो। अगर जो भी गर्ल्स जा रही हैं इंटरव्यू देने, ये मत सोचो कि यार सामने वाली लड़की हमसे नहीं बोल रही है तो हम क्यों बोलें। नहीं, क्या पता आपको ही उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि आप ऐसे मत बने रहो, इंट्रोवर्ट मत बने रहो, बोलो उनसे, कम्युनिकेट करो। बोलोगे तभी कुछ सीख पाओगे, वरना आप पीछे ही रह जाओगे। ओके, मैं इस बार गई थी तो मैंने मतलब स्टार्ट किया बोलना, ठीक है? मतलब जो जितनी भी गर्ल्स थी ना, उनसे मैंने स्टार्ट किया बोलना, तो उन्होंने भी बोलना स्टार्ट किया। फिर मतलब हमने एक-दूसरे से ऐसे पूछा कि आपका ये फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ओके। तो मोस्ट ऑफ गर्ल्स जो थी, उनका फर्स्ट टाइम ही था वो इंटरव्यू, और मेरा सेकंड टाइम था। तो मतलब जैसे ही मैंने बताया कि मेरा सेकंड टाइम इंटरव्यू है, तो वो लोग उन्होंने पूछा कि आपसे क्या-क्या क्वेश्चन्स किए थे पिछली बार? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? किस टाइप के क्वेश्चन्स किए गए? तो मैंने उनको बताया। तो ऐसे हेल्प होती है एक-दूसरे की, ठीक है? जो मतलब जो चीज़ें आप नहीं जानते, आपको पता चलती है कुछ उनसे, जो चीज़ें वो नहीं जानते, उनको आपसे पता चलती है, तो हेल्पफुल बनो, ठीक है? क्योंकि आप एक केबिन क्रू बनने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप केबिन क्रू का इंटरव्यू दे रहे हो, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है? हेल्प, ओके? ये जो वर्क होता है, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हेल्प ही होती है कि आप कितना हेल्प कर सकते हो एक-दूसरे की। तो हेल्पफुल बनो। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो हेल्पफुल ही होती है। हेल्पफुल बनो, यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है और यही आपको सक्सेसफुल बना सकती है। रेडी होने के बाद फिर जहाँ इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू तो मतलब दूसरे रूम में हो रहा था, लेकिन हमें वेट करने के लिए बिठा दिया था। वहाँ पर 2-3 रूम थे, वहाँ पर 2-3 रूम में लड़कियाँ बैठी थी आराम से, ठीक है? कहीं भी सीट मिल जाए बस बैठ जाओ जाके। ऐसा नहीं था कि मतलब यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना, कहीं भी सीट मिल जाए ना बस बैठ जाओ। फिर मतलब 10:30 का टाइमिंग था इंटरव्यू स्टार्ट होने का, ओके। तो एचआर आ गई थी अराउंड 10 के समथिंग एचआर आ गई थी, ओके। 10 बजे के लगभग आ गई थी एचआर। फिर वो 10:15 तक मतलब हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था, उससे पहले एचआर आई थी हमारे पास। और सभी लड़कियों को उन्होंने बोला था कि अगर जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है वो अभी ऑनलाइन अप्लाई कर दो। एंड फिर उन्होंने हमें नंबर दिया था, सारी गर्ल्स को मतलब नंबर दिया था कि 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर दिया था कि ये आपका सीरियल नंबर है, आपको यहाँ पर जाना, इस टाइम पर आना है, ठीक है? मतलब जो फर्स्ट राउंड होता है ना, वो ऐसे होता है कि 10-10 गर्ल्स को बुलाते हैं। ये कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, ये मतलब इंटरव्यू ही होता है। एक-एक लड़कियों से ही इंटरव्यू लिया जाता है, बट ग्रुप में बुलाया जाता है कि जैसे पहले 1 टू 10 लड़कियों को बुलाएँगे, फिर 11 टू 20 ऐसे-ऐसे करके बुलाते हैं फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है? और इसमें वो आपकी कम्युनिकेशन चेक करते हैं, आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेते हैं। फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया था, मतलब गर्ल्स जा रही थी 1 टू 10, उनका इंटरव्यू हो गया था, उसके बाद 11 टू 20। तो जो-जो रिजेक्ट होते जा रहा था, उनको वो वहीं पर निकाल रहे थे कि अब आप दूसरे टाइम ट्राई करना, ओके। और जो सिलेक्ट हो रहे थे, उनको दूसरे राउंड के लिए भेज दिया था। क्योंकि जो फर्स्ट था ना राउंड, उसमें एचआर ने पहले ही हमें बता दिया था कि वो हमको एक टॉपिक देने वाली है, कि वो एक टॉपिक देंगे और उस टॉपिक पर हमको बोलना है, ठीक है? मतलब हर लड़की को उस टॉपिक पर एटलीस्ट 1 मिनट तक बोलना है। तो इससे क्या होता है कि वो आपकी कम्युनिकेशन चेक करती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है या नहीं है, ठीक है? ऐसा होता है फर्स्ट राउंड जो होता है इंटरव्यू का, उसमें ऐसे होता है, ठीक है? जिनका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है, उन गर्ल्स को वो एक फॉर्म देती हैं और उसमें मतलब डिसीज़ होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं ना, उनका नाम लिखा होता है और उस पर बस आपको टिक करना होता है कि ये बीमारी आपको है या नहीं है, ठीक है? ऐसे आपको उस फॉर्म को फिल करना होता है, बस जैसे राइट और रॉन्ग का ऐसे निशान सा होता है, बस वो आपको करना होता है और आपका नाम वगैरह ये जो डिटेल होती है ना, पर्सनल डिटेल, ये उस फॉर्म में फिल करनी होती है। फिर जो सेकंड इंटरव्यू मतलब जो सेकंड राउंड होता है ना इंटरव्यू का, वो होता है आपका बीएमआई राउंड। बीएमआई राउंड में वो आपकी हाइट चेक करते हैं, आपका वेट चेक करते हैं, ठीक है? और आपकी आई साइट चेक करते हैं। मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं और वो लेटर्स मतलब कुछ डिस्टेंस पर आपको खड़ा कर देते हैं और ऐसे बोलते हैं कि आप अपनी एक आँख को बंद करो और एक आँख से पढ़ो इसको। फिर दोबारा दूसरी आँख को बंद करो और उससे पढ़ो। ठीक है? वो ऐसे आपकी आईसाइट चेक करते हैं और जो एचआर होती हैं, वहाँ पे जो फीमेल एचआर होती हैं, जो आपका बीएमआई राउंड लेती हैं, वो आपसे ये भी आपसे करेंगी कन्फर्म करेंगी कि आपने लेंस पहने हैं या नहीं पहने। अगर आपने लेंस पहन रखे होते हैं, तो आप उनको बता दीजिए कि आपने लेंस पहने हैं और अगर आपने लेंस नहीं पहने हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? और जो भी गर्ल्स स्टॉकिंग्स पहनकर जाती हैं, तो वो अपने स्टॉकिंग्स रिमूव करने को कहती हैं एचआर, ओके? और आपके पैर, ठीक है? आपके घुटनों तक आपके पैर चेक करती हैं और हैंड चेक करती हैं। अगर कोई भी स्कार्स होता है, कोई टैटू होता है, कोई मार्क होता है, तो नहीं होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के मतलब कम चांसेस होते हैं। सिलेक्शन हो जाता है कभी-कभी, बट चांसेस कम होते हैं और अगर आपकी कोई स्कार है, कोई मार्क है, तो उसको हाइड करके जाइए। बाकी वो बहुत गौर से देखती हैं, ऐसा नहीं है कि वो दूर से देखती हैं। नहीं, वो बहुत गौर से देखती हैं इस चीज़ को कि आप पे कोई स्कार है, कोई मार्क है, ठीक है? अगर है तो उनको बताइए कि ये रीज़न है,
और अगर टैटू होता है तो टैटू तो नहीं चलता है आई थिंक मेरे मेरे हिसाब से तो। बट अगर कोई स्कार या कोई मार्क है और अगर आपका कोई उस पर ट्रीटमेंट चल रहा है तो एचआर को वो रीज़न दीजिए, ठीक है? वो पूछ भी लेती हैं तो आप उनको रीज़न दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। और वो आपकी टिप्स भी चेक करती हैं, ठीक है? और फेस पर भी कोई स्कार्स या कोई मार्क है तो वो भी चेक करती हैं। तो ऐसे आपका बीएमआई राउंड भी क्लियर हो जाता है। बीएमआई राउंड क्लियर होने के बाद आपका जो थर्ड राउंड होता है इंटरव्यू का, वो होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी लड़कियों को फ़िल्टर कर दिया जाता है। फर्स्ट राउंड में ही बहुत सी लड़कियों को फ़िल्टर कर दिया जाता है। क्योंकि जो 1 टू 10 गर्ल्स जाती है ना, उसमें से वो सिर्फ़ 2 या 3 को ही सिलेक्ट करते हैं। उसमें से वो ज़्यादा लड़कियों को सिलेक्ट नहीं करते और बीएमआई भी मतलब बहुत लड़कियों का क्लियर नहीं हो पाता। वहाँ भी बहुत लड़कियाँ रह जाती हैं, किसी की हाइट कम रह जाती है, किसी का वेट ओवरवेट हो जाता है, तो कोई अंडरवेट हो जाता है। मतलब बहुत ऐसी इश्यूज़ आती है, वो एक-एक चीज़ आपकी चेक करते हैं। कम्युनिकेशन, बीएमआई सब कुछ एवरीथिंग मैटर्स इन दिस इंटरव्यू फेज़। तो जो थर्ड राउंड होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड, ओके? उसमें वो आपको एक टॉपिक देते हैं कि इस टॉपिक पर आपको बोलना है और सभी को उसी एक टॉपिक पर बोलना होता है, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि वो आपको मतलब डिफरेंट टॉपिक भी दे सकते हैं या फिर वो आपको एक ही टॉपिक दे सकते हैं। सभी गर्ल्स को एक सेम टॉपिक दे सकते हैं या फिर सभी गर्ल्स को अलग-अलग टॉपिक दे सकते हैं। ये एचआर पर डिपेंड होता है और ऑलमोस्ट ये टाइमिंग पर भी डिपेंड होता है कि टाइमिंग कितना रहता है, कितना नहीं रहता है, ठीक है? और अगर देखो मतलब कुछ लोग पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है इंटरव्यू देने में, तो देखो जिनका मतलब सिलेक्शन हो जाता है ना, मतलब एक-एक राउंड क्लियर होता जाता है, तो उनको तो मतलब मान लो अगर आपका 10:30 से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, तो वो शाम के 5 भी बज सकते हैं, 4 भी बज सकते हैं। मतलब अगर सिलेक्शन हो जाता है ना, तो पूरा दिन भी लग सकता है और अगर सिलेक्शन नहीं होता तो 10:30 आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, तो 11 तक भी आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता। ओके, सो ये आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन पर ही डिपेंड होता है कि आप कितना टाइम लेते हो और कितना टाइम आपका लगता है। ओके, जो थर्ड राउंड होता है वो क्लियर होने के बाद एक लास्ट राउंड होता है, वो होता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड। ओके, वो उसमें ग्रुप में नहीं बुलाते गर्ल्स को, उसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है और वो सीनियर हेड से होता है और वो कंप्यूटर या लैपटॉप में आपकी मतलब वीडियो कॉल पर होता है। वो जो राउंड होता है फोर्थ राउंड होता है, क्योंकि वो सीनियर हेड से होता है, वो वहाँ पर नहीं होते मौजूद, लेकिन वो जो एचआर होते हैं वो वहाँ पर कंडक्ट करवा देते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, ठीक है? और उसमें आपको बस वो जो सीनियर हेड होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, आपको उनके आंसर देने होते हैं। तो जितनी भी मतलब लड़कियों का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है और जो कर लेती हैं मतलब सारे राउंड क्लियर, तो वो फोर्थ राउंड तक पहुँच जाती हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वो फोर्थ राउंड तक भी सिलेक्ट नहीं करते। बहुत सी लड़कियों को वो फोर्थ राउंड से भी रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की से मिली थी, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी। मतलब उसका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा था और ग्रूमिंग भी अच्छी थी और वो लड़की भी बहुत सुंदर थी और वो इस साइड की नहीं थी, वो शायद मणिपुर या मेघालय इस साइड की थी। और बहुत सुंदर थी, मतलब बहुत अच्छे से उसकी इंग्लिश भी बहुत परफेक्ट थी और उसने बताया कि उसका इंटरव्यू कैसा था, कैसा नहीं था। मतलब उसने अपने सारे राउंड क्लियर कर लिए थे, मतलब फोर्थ राउंड भी ऑलमोस्ट उसका क्लियर होने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों एचआर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो, वापस ट्राई करो, अगर उस टाइम पर नहीं होता। और हाँ, जब ये फोर्थ राउंड क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो फिफ्थ राउंड होता है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए जो आप अपने साथ लेके जाते हो, वो सारे वो चेक करते हैं एंड देन आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। वो फिर आपके पास एक मेल आ जाता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। तो ये प्रोसेस रहता है, जो आप इंटरव्यू देते हो ये प्रोसेस रहता है, ठीक है? देखो इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और क्या-क्या क्वेश्चन्स बाकी लड़कियों से पूछे गए, ये मैं आपको सिंपली तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं कुछ हिंट दे सकती हूँ आपको। मैं आपको इतना आइडिया ज़रूर दे सकती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे, ठीक है? और आप इस टाइप के क्वेश्चन्स भी प्रिपेयर करो, क्योंकि आप सोचते हो कि केबिन क्रू का वर्क है तो आपको केबिन क्रू से रिलेटेड क्वेश्चन्स ही पूछे जाएँगे, तो नहीं। और देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है हर इंटरव्यू में? फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो बहुत सी लड़कियाँ इसको प्रिपेयर करती हैं। तो देखो अगर मेरी मानो ना, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है और जितना बाकी लड़कियों का एक्सपीरियंस रहा है, जितना मैंने उनसे पूछा और जितना मुझे पता चला, तो ये जो क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये इतना नहीं पूछा जाता, किसी भी इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता। ये क्वेश्चन 100% में से 90% नहीं पूछा जाता, बाकी 10% पूछा जाता है, ठीक है? जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है। तो क्योंकि
क्या जो भी आप बताओगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में जो कुछ भी बताओगे वो तो आपने ऑलरेडी अपने रिज्यूमे में, अपने सीवी में मेंशन कर रखा है। तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो एचआर आपके सीवी से ही पूछते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो अपना सीवी बना रहे हो, तो उसे कोई कॉपी पेस्ट मत करो, कोई भी गूगल से पेस्ट मत करो, ठीक है? जो भी आपकी हैं क्वालिफ़िकेशंस, जो भी आपकी रियल जो है इन्फॉर्मेशन, वो उसमें फ़िल करो। जो भी आप अपने सीवी में मेंशन कर रहे हो ना, मेक श्योर कि आप अपना ही उसमें सब कुछ मेंशन कर रहे हो, सब कुछ रिलेटेड, सब कुछ ओरिजिनल, क्योंकि वो एचआर हैं और वो रोज़ उनका काम यही होता है इंटरव्यू लेना। वो जानते हैं कि कौन-सा आंसर ओरिजिनल है और कौन-सा कॉपी पेस्ट है, ठीक है? तो आप इतने ज़्यादा स्मार्ट मत बनो कि आप मतलब एचआर को भी फ़ेल कर दोगे, ठीक है? और पता है, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और एचआर आपसे ये क्वेश्चन कर लेंगे कि जिस रूम में बैठकर आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो उस रूम को ही डिस्क्राइब करो कि ये रूम कैसा है, इसकी स्पेशलिटी बताओ, इसकी क्वालिटीज़ बताओ, आपने क्या-क्या देखा इस रूम में, आपने क्या-क्या सीखा, मतलब आपको ये रूम कैसा लगा? आप वो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी कर लेंगे, क्योंकि पता है वो हमसे ये क्वेश्चन किया गया था। सच में, हमसे यही क्वेश्चन किया गया था कि इस रूम को डिस्क्राइब करो। और जो भी आपने अपने सीवी में मेंशन किया है, आपसे वो क्वेश्चन कर लेंगे। सीवी में से कहीं भी एक वर्ड भी अगर उनको हाइलाइट हो गया ना कि हमें तो ये पूछना है, वो मतलब किसी भी वर्ड का क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि वो एचआर है, उनका काम यही होता है। वो उनको मतलब सामने अगर खुद के सामने भी कोई वर्ड दिख गया ना, तो वो उसी पर क्वेश्चन बना देंगे कि ये क्वेश्चन है और अब इसका आंसर दो हमें तो। क्योंकि वो एचआर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचो कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, इस तरह के नहीं पूछे जाएँगे। सब कुछ प्रिपेयर करो, ठीक है? और बोलो उनके सामने। और मोस्ट ऑफ लोगों का एक प्रॉब्लम क्या होती है? कम्युनिकेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश ये लैंग्वेज बहुत से लोगों की मतलब प्रॉब्लम बन जाती है कि हम अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दें या हिंदी में दें, हमसे बोला नहीं जाता, हमसे कम्युनिकेट नहीं किया जाता। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं, अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलते-बोलते बीच में रुक रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप हिंदी उसमें मिक्स कर सकते हो। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बोल सकते हो, बस उनको आंसर दो, ठीक है? उनको आंसर चाहिए, आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर दो, उनको आंसर दो, बस। अब देखो रही बात मेरी कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ, रिजेक्शन हुआ, तो मैं बता देती हूँ आपको कि मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो सका, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा ठीक नहीं थी, मतलब मैं रुक गई थी बीच में। और वो यही देखते कि आप क्लियरली बोल पाते हो, फ्लुएंटली बोल पाते हो या नहीं बोल पाते। तो मैं थोड़ा-सा मतलब नर्वस हो गई थी उस टाइम पे। इतनी देर तो मैं नर्वस नहीं हुई थी, बट जैसे ही एचआर के सामने गई, तो थोड़ा-सा नर्वस हो गई थी। क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया था, वो तो मैंने क्लियरली उनको कर दिया था, बता दिया था। बट जो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, उसमें मैं थोड़ा-सा रुक गई थी बीच में। तो बस थोड़ा-सा जैसे ही आप रुकते हो, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो क्लैरिटी, फ्लुएंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो प्रिपेयर करके जाओ खुद को। और मेरा इस टाइम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा। और देखो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ, मंज़िल तो मिल जाएगी, जब तक चलते जाओगे ना मंज़िल मिल जाएगी, लेकिन मंज़िल तक पहुँचने से पहले रास्ते भी आते हैं, तो तब तक उन रास्तों का मज़ा लो, क्योंकि मंज़िल तो मिलनी ही है। अब नहीं तो एंड में तो मिलेगी, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन तब तक रास्तों का मज़ा लेते रहो, क्योंकि फिर आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इस बात का गिल्ट होगा कि हमने तब इतना एन्जॉय क्यों नहीं किया। क्योंकि देखो जो मैंने अपना जो फर्स्ट वाला इंटरव्यू दिया था ना, जब मैं मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि आप नहीं हुए सिलेक्ट, तो मैं रोने लगी थी। मैं मतलब एचआर के सामने तो नहीं रोई थी, लेकिन मैं बाहर आकर रोने लगी थी, ठीक है? तो इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चलो मैं रिजेक्ट हो गई, तो मैं मतलब खुद को मुझे हैंडल करना आ गया कि कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है? रोने से कुछ नहीं होने वाला, रोने से वो ऐसे तो नहीं करेंगे कि वो आपको मतलब सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप रोने लगोगे तो वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो रो मत, स्ट्रॉन्ग बनो। और अगर मान लो उन्होंने आपसे यही क्वेश्चन कर लिया कि हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? आप अगर इस टाइम सिलेक्ट नहीं हुए, तो आप खुद को कैसे हैंडल करोगे? तो क्या आप रोते-रोते उनको आंसर करोगे? नहीं। जो आप मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं इस टाइम सिलेक्ट नहीं हुई, तो मैं नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करूँगी, ठीक है? आप ऐसे कह सकते हो। बट आप कमज़ोर मत बनो, वीक मत। देखो सिलेक्शन और रिजेक्शन मैटर नहीं करता है, ठीक है? एन्जॉय करो, हर एक मोमेंट को एन्जॉय करो, हर एक पल को एन्जॉय करो। आप मतलब उस टाइम पर जब इंटरव्यू देने जा रहे हो, वेन्यू में जा रहे हो, घूमो-फिरो, दिमाग पे प्रेशर मत लो कि इंटरव्यू है।
मान लो अगर आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है और आपका हो जाए, मेरी यही ब्लेसिंग्स है आपके लिए। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है तो ये तो मतलब आप इसकी गुड साइड देखो ना, आप इसका पॉजिटिव साइड देखो, आप नेगेटिव साइड क्यों देख रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप इसका पॉजिटिव साइड देखो कि आपको एक चांस मिला है खुद को और इम्प्रूव करने का। आप में जितनी भी जो वीकनेस है, जितनी भी मतलब जो है खामियां हैं, उनको सुधारने का आपको एक मौका मिला है, आपको चांस मिला है आप में इम्प्रूवमेंट लाने का। ठीक है, पॉजिटिव साइड देखो, हर चीज़ की पॉजिटिव साइड देखो कि कोई बात नहीं, इस टाइम नहीं हुआ, अगली टाइम होगा। पॉजिटिव वर्ड्स लाओ अपने अंदर, पॉजिटिव थिंक लाओ कि हाँ हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और इतना सोचो कि मतलब अब नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम होगा और ज़रूर होगा। मैं खुद को इतना प्रिपेयर करूँगी, इतना काबिल करूँगी कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर हो जाएगा। तो देखो, जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतना पॉजिटिव होगा। और अगर उस टाइम पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट चांस मिला है। ठीक है, आप ये भी मान सकते हो कि मतलब वो बैच ही अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आपको मतलब नई नई फ्रेंड्स और बनेंगे आगे जाके, आप बहुत से लोगों से और मिलोगे आगे जाके, आपको चांस मिलेगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आप बिल्कुल भी कुछ एक नेगेटिव साइड मत देखो, हमेशा एक पॉजिटिव साइड देखो हर चीज़ का। तो जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो बी पॉजिटिव इन एनी टाइम, ओके, एंड बी योरसेल्फ। तो देखो, अगर आपका उस टाइम पर सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्शन हो गया, कोई बात नहीं, जिस वेन्यू पर आप हो, जिस होटल में आप हो, होटल पर घूमो, एक्सप्लोर करो चीज़ें, न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करो। क्योंकि आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो कैबिन क्रू का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है एट ऑल, मतलब कि एक्सप्लोर मोर थिंग्स, एक्सप्लोर मैनी थिंग्स। ओके, तो एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, फोटो क्लिक्स करो। मतलब ये जो मोमेंट्स है ना, ये जो टाइम है, ये कभी वापस नहीं आने वाला। वापस आएगा, उस इससे भी बेस्ट टाइम आएगा। लेकिन उस टाइम पर सैड फील मत करो, बुरा फील मत करो, कुछ भी ऐसा गिल्ट वाला फील मत करो। अच्छा करो, घूमो फिरो, फोटोज क्लिक करो। क्योंकि देखो, फोटो अगर क्लिक कर लोगे ना तो वो एक मोमेंट बन जाएगा आपके लिए। क्योंकि आने वाले टाइम में फिर आप उसको याद करोगी कि इस टाइम पर मैं रिजेक्ट हो गई थी, बट आज मैं सिलेक्टेड हूँ और आज मैं इतना मतलब काबिल हूँ और मैं आज सब कुछ कर सकती हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा और आप सोचोगे उस टाइम पर, उस मोमेंट को याद करोगे कि ऐसा हुआ था। और अगर रोने लग जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि इंट्रोवर्ट मत बने रहो। जितना ज़्यादा इंट्रोवर्ट बने रहोगे, जितना आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन क्या होता है? खुद का घर। ठीक है, तो खुद के घर में मतलब आपका कंफर्ट जोन सबसे ज़्यादा यही होता है। तो जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे। और मेरी मानो तो इंट्रोवर्ट मत बने रहो, बोलो लोगों से, कम्युनिकेट करना सीखो। क्योंकि जितना आप कम्युनिकेट करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही डेवलप होगा। और हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करो, हर एक चीज़ सीखो। हर एक मोमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ आपके सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सीखो उस चीज़ को, उस चीज़ को गेन करो। जितना ज़्यादा आप अपनी नॉलेज को गेन करोगे, जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें लाओगे, इतना ही आपके लिए बेटर होगा। देखो, मेरा इंटरव्यू हो गया था ना, उसके बाद जब मैं वापस आई थी, मतलब मैं होटल में ही थी, लेकिन वहाँ पर मुझे एक कैबिन क्रू मिली थी। मतलब वो उस टाइम पर कैबिन क्रू नहीं थी, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और वो इंडिगो एयरलाइंस में ही थी। मतलब मैं खड़ी थी वहाँ पर, होटल में एक जगह है, वहाँ पर मैं खड़ी थी। तब वो वहाँ पर आई और उन्होंने पूछा कि आपका हो गया इंटरव्यू? मैंने कहा हाँ हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब ऐसे थे, मैं बताने लगी उनको। ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी एचआर आपका इंटरव्यू ले रही? क्योंकि वहाँ पर 2 एचआर थी, जो फर्स्ट वाला राउंड जो कंडक्ट कर रही थी, वो वहाँ पर 2 एचआर थी। एक तो पहले ही आ गई थी जिसने हमारा इंटरव्यू लिया था और एक बाद में आई थी। ठीक है, तो वो मतलब जो गर्ल थी ना, जो मतलब मैं जिसकी बता रही हूँ आपको बात, वो मुझसे पूछ रही थी कि आपने मतलब इंटरव्यू दे दिया? मैंने कहा हाँ दे दिया। कौन सी एचआर ले रही थी? मैंने बता दिया कि वो एचआर थी, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम कर लेना प्रिपेयर, वैसे इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता। तो हाँ, वैसे सच में इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर कॉन्फिडेंट रहते हो ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा भी डगमगा जाएगा तो थोड़े कम चांस बनेंगे आपके इंटरव्यू क्लियर होने के। कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। तो वो जो थी ना, वो दीदी थी, वो उन्होंने हमें बताया कि वो कैबिन क्रू रह चुकी थी और उनका मतलब 1.5 साल का एक्सपीरियंस था एज़ अ कैबिन क्रू इन इंडिगो एयरलाइंस। तो उन्होंने बताया कि मेरा ऐसा-ऐसा एक्सपीरियंस रहा। तो फिर मतलब हमने पूछा था, मैं थी, मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ में, तो हमने पूछा कि आपने जॉब क्यों छोड़ दी? हम तो मतलब यहाँ पर कैबिन क्रू बनने के लिए इंटरव्यू देने आ रहे हैं इतनी दूर-दूर से और आपने जॉब ही छोड़ दी। तो उन्होंने बताया कि उनकी मतलब शादी हो गई थी और उनके हस्बैंड को मतलब ये जॉब थोड़ी अच्छी नहीं लगी।
तो इसलिए उन्होंने छोड़ दी। तो देखो सैक्रिफाइस, मतलब इतने भी सैक्रिफाइसेस होते हैं, बट वो अच्छी थी, नेचर में भी अच्छी थी, हमें बता रही थी, हमें गाइड कर रही थी कि आप अच्छे-अच्छे मतलब ऐसे-ऐसे करना, नेक्स्ट टाइम करोगे तो मतलब और अच्छे से प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा इंटरव्यू क्लियर, ठीक है? फिर वो तो चली गई थी वहाँ से और जब हम बैठे थे ना, जब हमारा इंटरव्यू मतलब स्टार्ट होने वाला था, तब वहाँ पर हम बैठे थे, तब वहाँ पर एक और थी जो केबिन क्रू के लिए इंटरव्यू देने आई थी। बट वो हमारी तरह नॉर्मल गर्ल नहीं थी, वो मतलब इस साइड की तो नहीं थी, वो भी शायद उधर मणिपुर या मेघालय साइड की थी। बहुत सुंदर थी, बहुत प्रिटी थी और हमारे पास ही बैठी थी जब हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था, ठीक है? तो मतलब उन्होंने हमें बताया जब हमारी बातें हो रही थी कि उनका 7 इयर्स का एक्सपीरियंस था एज़ अ केबिन क्रू, वो भी स्पाइस जेट एयरलाइंस में और जेट एयरवेज़ में। तो देखो यार वो कितनी कॉन्फिडेंट थी, मतलब इतनी तो वो सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मैं तो मतलब देखती रह गई थी उनको, बहुत ज़्यादा प्रिटी थी। मतलब और फिर है ना उन्होंने हमें बताया भी कि है ना कैसे क्या वर्क रहता है, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है, बहुत अच्छा। तो वो आई थी अपना लीड केबिन अटेंडेंट का इंटरव्यू देने, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल केबिन क्रू तो वो रह चुकी थी स्पाइस जेट और जेट एयरवेज़ में और उनका 7 इयर्स का एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रही थी, मतलब बहुत अच्छी थी, बहुत हेल्पफुल भी थी, क्योंकि मेरा जो नंबर था ना वो था 37, मेरा जो इंटरव्यू देने के लिए जो नंबर था वो था 37, ओके? और उनका जो था वो था 38, तो मतलब वो मेरे पीछे ही थी और बहुत अच्छे से बातें कर रही थी, मतलब ऐसे-ऐसे लोग भी होते हैं, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कभी अपनी लाइफ में ऐसे अच्छे-अच्छे लोगों से मिलूँगी। लेकिन देखो तभी ये पॉसिबल है जब आप खुद ट्राई करोगे, क्योंकि अच्छी लड़कियाँ तो वहाँ भी थी, अच्छी लड़कियाँ मतलब जो मैं साकेत में अपना इंटरव्यू देने गई थी ना, वहाँ भी बहुत लड़कियाँ थी जो अच्छे से बातें कर रही थी। क्योंकि अच्छे तो देखो सभी होते हैं, अपनी जगह हर कोई अच्छा होता है और अपनी जगह हर कोई सही होता है और आप भी अपनी जगह सही हो, सामने वाला भी अपनी जगह सही है। बस एक वे होता है कि आप किस वे में आप बोल रहे हो, किस वे में आप कम्युनिकेट कर रहे हो और किस वे में आप मतलब अपने को प्रेज़ेंट कर रहे हो सामने वाले के सामने, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसा आप करोगे ना, सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही करेगा। तो अगर आप सामने वाले से अच्छे से बातें कर रहे हो, अच्छे से उनसे बोल रहे हो, प्यार से बोल रहे हो, तो वो भी आपसे अच्छे से ही बोलेंगे और अगर आप गुस्से में बोल रहे हो, तो वो भी आपसे गुस्से में ही बोलेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब आप गुस्से में बोल रहे हो, तो वो आपसे आराम से बोलेंगे। लेकिन कभी-कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि अगर सामने वाला अच्छा इंसान है, नाइस पर्सन है, तो वो आपसे आराम से ही बोलेगा क्योंकि उसको पता है कि आपका तो दिमाग खराब हो रहा है, तो वो भी अपना क्यों अपना दिमाग खराब करे? वो तो मतलब सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं क्योंकि वो तो अच्छे लोग हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आप जाओ कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करना सीखो। पर देखो मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि इस टाइम में इतना कॉन्फिडेंट कैसे रही और मैंने ये इतना सब कुछ कैसे कर लिया। क्योंकि इंटरव्यू के 1 दिन पहले ही मुझे मेरे दादाजी के पास मैं बैठी थी और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा कल नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं होना है। कल तुम्हारा इंटरव्यू है मुझे पता है लेकिन तुम्हें नर्वस नहीं होना है। इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लेना कि तुम कर ही ना सको। क्योंकि जितना नर्वस होगे, जितना इसके बारे में सोचोगे, उतना ही ये आपके लिए हार्ड बनेगा। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि तुम बस कर्म करो और उसका फल मत सोचो कि उसका फल क्या रहेगा। उसका फल बस भगवान पर छोड़ दो। बस सिर्फ़ अपना कर्म करो। ये मत सोचो कि उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा, क्या रिज़ल्ट नहीं रहेगा। बस अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, जितना पॉसिबल हो सके। और अगर कोई बात नहीं, अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, रिजेक्ट हो जाते हो तो आपको एक नई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, आप अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकोगे। तो कोई बात नहीं है, अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, रिजेक्ट हो जाते हो तो भी अच्छी बात है कि आपको एक चांस मिल रहा है कुछ नया सीखने का। और अगर आप इंटरव्यू देने जा ही रहे हो तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। ऐसे तो नहीं है कि आप अगर रिजेक्ट हो गए तो भी आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पर कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे लड़कियों से बोलना है, कैसे क्या-क्या करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, सब कुछ सीखोगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं सीखोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो बस कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये मैं भी मानती हूँ और यही बात मेरे दादाजी ने मुझसे कही थी कि बस कर्म करो और फल की चिंता तो बिल्कुल भी मत करना। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना कर्म किया, फल की चिंता मुझे बिल्कुल नहीं थी और रिज़ल्ट तो वैसे भी मुझे पता चल गया था कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा। इसलिए मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हुई थी। कोई बात नहीं, रिजेक्ट हो गई, कोई बात नहीं। अब एक चांस ही मिला है खुद को इम्प्रूवमेंट करने का, खुद कुछ नया इम्प्रूवमेंट लाने का, ठीक है? तो बिल्कुल भी सैड मत हो और खुश रहो बस। जो भी सिचुएशन होती है, जैसी भी सिचुएशन होती है उसमें खुश रहो। क्योंकि अगर आपने मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी खुश रहना सीख लिया ना, तो बस आप कर लोगे फिर कुछ भी लाइफ में। कुछ भी फिर डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा आपको।
अगर आप हर चीज़ की 2 साइड होती है, एक तो पॉज़िटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पॉज़िटिव सोचते हो, कितना नेगेटिव सोचते हो, ठीक है? बाकी लोग क्या सोचते हैं, ये आपका वर्क नहीं है, ये तो बिल्कुल भी आपका वर्क नहीं है। अगर आप ये सोचने लग जाओगे ना कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे? उनको भी तो कुछ काम चाहिए ना, तो उनको सोचने दो जो सोचना है, आप बस अपना काम करो। और एक और एग्ज़ाम्पल दिया था मेरे दादाजी ने मुझे कि एक चींटी होती है, ऊपर चढ़ती है दीवार पर, 10 बार नीचे गिरती है, लेकिन एंड में क्या करती है? ऊपर चढ़कर ही रहती है। तो बस अगर रिजेक्ट हो रहे हो ना बार-बार, कोई बात नहीं, बार-बार फेलियर का सामना कर रहे हो, फेलियर को फेस कर रहे हो, कोई बात नहीं। एक ना एक दिन तो मंज़िल मिल ही जाएगी। और ये मेरा मानना है कि जब तक मंज़िल नहीं मिल जाती ना, तब तक रास्तों का मज़ा लो, बस। क्योंकि फिर आपको लास्ट में इस बात का रिग्रेट ना करना पड़े, इस बात पर गिल्ट ना करना पड़े कि वो जो रास्ते आए थे, उनका हमने मज़ा ही नहीं लिया। एन्जॉय करो, एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एंड देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है? तब आपके लिए क्या मैटर करता है, सक्सेस या हैप्पीनेस? क्योंकि सक्सेस देखो, सक्सेस मिल जाएगी ना, फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा मतलब रिग्रेट रहेगा लाइफ लाइफ में कि यार ये करना चाहते थे, नहीं कर पाए। लेकिन अगर हैप्पीनेस ढूँढ ली ना हर चीज़ में, तो सक्सेस अपने आप आएगी आपके पास। तो बस खुश रहना सीखो हर मोमेंट में, हर एक पल में। बस यही तो ज़िंदगी है और इसी इसी को ज़िंदगी कहते हैं। यही ज़िंदगी का नाम है, कभी सुख, कभी दुःख। तो बस हर चीज़ को मतलब अच्छे से सीखो, हर चीज़ को पॉज़िटिव साइड से सोचो, हर चीज़ का पॉज़िटिव वे देखो कि हाँ, ये इसकी पॉज़िटिव साइड है और हमें इस पर चलना है, इस पाथ पर चलना है कि आगे चलकर हमें अच्छा ही मिलेगा, ठीक है? हेल्पफुल बनो, फर्स्ट थिंग इज़ दैट हेल्पफुल, ठीक है? हेल्प करो, खुद की भी करो, दूसरों की भी करो, ठीक है? जितना हेल्प करोगे उतना सीखोगे, उतना चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ऐसा रहा मेरा कुछ एक्सपीरियंस और मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ मुझे आगे भी सीखने को मिलेगा, आई होप। एंड इस टाइम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट हो जाएगा कभी ना कभी तो, ठीक है? और जब तक मंज़िल नहीं मिल जाती तब तक रास्तों का मज़ा लो, हमेशा इस बात का ध्यान रखो। एंड इफ दिस वीडियो विल बी फाइंड हेल्पफुल टू यू, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।